टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हेल्थ इज वेल्थ में हमारे साथ है डॉक्टर अमृत बंसोड, जो कि नागपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस एमडी डीएम। आज डॉक्टर साहब से ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय हम लोग पोस्ट कोविड एज में अपने आप को कैसे मैनेज करें और किस तरह के केयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे डॉक्टर पहले साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हम व्यक्त करेंगे, जी इसलिए कि इस समय हम लोग भले ही कोरोना वायरस के इस संक्रमण की दूसरी वेव से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन तीसरी वेव का अंदेशा भी बना हुआ है। और पोस्ट कोविड मैनेजमेंट ये भी एक अलग तरह का चैलेंज हम सब के सामने है। और ऐसे में आप ये वक्त निकाल कर हमारे साथ आए, हमसे बातचीत करने के लिए आपने हामी भरी, आपका बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिसंबर 19 में जब से कोरोना वायरस का डिटेक्शन हुआ है और पूरी दुनिया में इसका एक प्रेजेंस दिखने लगा है, तब से पूरी दुनिया कोविड-19 की डिसीज़ से सफ़र कर रही है। और ऐसे में अभी-अभी हमने हाल ही में हमारे यहाँ भी दूसरी लहर का सामना किया है। आपका इस पूरे इसमें, क्योंकि एक कोरोना योद्धा के रूप में आप काम करते रहे, तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़े और आपका न्यूरो साइंस और अब ये कोविड का मैनेजमेंट ये कैसा रहा? सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जी। जिन्होंने मुझे इतना सुंदर मंच प्रदान किया। तो आवाज़ इंडिया और उनकी टीम का सबसे पहले मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, ये तो आपका अधिकार है कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए जी जी यहाँ जी आए हैं। हम चाहेंगे कि जी किन अनुभवों के साथ आप गुज़रे हैं? जी। तो हम सभी को पता है, अभी कोरोना आके कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। पहली जो वेव आई थी, वो आई हमारे यहाँ इंडिया में। पहला केस तो जनवरी में डिटेक्ट हुआ था, लेकिन फर्स्ट वेव जो हमें हिट हुई, वो हुई मार्च में, मार्च 2020 में हिट हुई। जी। और उसके बाद में जो केसेस बढ़ना शुरू हुआ, तो नागपुर और आसपास के एरिया में हम देखते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना बहुत ही मुश्किल भरा था। हॉस्पिटल भरे हुए थे, पेशेंट्स के नंबर बढ़ते जा रहे थे और डेथ भी हो रही थी। और बिल्कुल नई सिचुएशन थी, सब लोग फर्स्ट टाइम फेस कर रहे थे। गवर्नमेंट के लिए भी फर्स्ट टाइम ये सब नया नया था मैनेज करना। हॉस्पिटल के लिए भी सब कुछ चीज़ें नई थी, लेकिन हम सभी ने मिल के उसका सामना किया और उस वेव को डिफीट किया। लेकिन और एक मेडिकल साइंस के साथ जुड़े हुए एक व्यक्ति के लिए ये अनुभव कैसा रहा? हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम हम लोग इस कोविड के पेशेंट से, यानी जब इनका ट्रीटमेंट की बारी आई, तो कोई भी डॉक्टर के नाते, डॉक्टर रहे, उससे रिलेटेड स्टाफ रहे या आम लोग रहे, सब में डर का माहौल था। कहीं हम इन्फेक्ट ना हो जाए, कहीं हमें भी इसका इन्फेक्शन हो के हमारे जान के ऊपर तो ना आए। तो ट्रीटमेंट करना काफ़ी चैलेंजिंग था। तो उस समय मुझे सुपर स्पेशलिटी की तरफ से ट्रॉमा सेंटर, जो नागपुर का सबसे बड़ा कोविड सेंटर था, उसे उसमें मुझे काम अभी भी है, करने का, अभी और भी है। अभी भी है, उसमें जी। मुझे काम करने का मौका मिला। और मैंने सितंबर के महीने में वहाँ 15 डेज़, 15 दिन की वहाँ पे मैंने ड्यूटी की वहाँ पे। और कम से कम मेरे अंडर वहाँ पे 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती थे। हमारी काफ़ी बड़ी टीम थी, आईसीयू था हमारे पास में, और हमने उस समय पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए जो भी संभव हो सकता था, वो हमने वहाँ पे किया। और काफ़ी नई कंडीशन थी, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस के अनुसार हम लोगों ने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। और आप सभी को पता है, फर्स्ट वेव को हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया। लेकिन जब सेकेंड वेव के लिए हम लोगों को जो प्रिपरेशन करने थे, जो भी हम लोगों ने गाइडलाइंस, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा बताया जा रहा था, डॉक्टर्स बताते थे, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते थे टीवी पे, उस पे भी बताया जाता था कि आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइज़र से हाथ रेगुलर धोने, सोप से भी, साबुन से भी आप हाथ धो सकते थे, वो भी बताया जा रहा था। और 2 गज की दूरी भी रखनी है, ये भी संदेश दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें लोग
नई नई चीज़ें थी, ये सब चीज़ें हेल्थ कॉन्शियसनेस अगर देखा जाए हमारे कंट्री में तो थोड़ा कम था, लेकिन लोगों ने उसको अडेप्ट किया, लोग धीरे धीरे उसको मानने लगे, लेकिन जो संख्या थी वो थोड़ी कम थी। और कैसा था कि अनलॉक के बाद में जो लोगों ने जो चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए था वो थोड़ा सा कम होने के कारण सेकेंड वेव का सामना हमें करना पड़ा। और लेकिन एक बात डॉक्टर साहब, जी जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या फर्स्ट वेव में जितना चैलेंज था हेल्थ के लिए, या फिर कोविड का जो पेशेंट आता था आपके पास वो, और फिर सेकंड वेव में जो पेशेंट आया वो, क्या दोनों एक से थे? क्या एक से सिम्टम्स के साथ थे, या फिर कुछ बदलाव भी आपने देखे? नहीं, बदलाव तो डेफिनेटली हुआ इन पेशेंट्स में। हाँ, इस बार जो वेव आई उसका अंदाजा नहीं था कि इतने नंबर में पेशेंट अचानक से बढ़ जाएंगे। और फर्स्ट वेव में अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज जो 50-60s वाले जो पेशेंट थे वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में हमें मिलते थे, लेकिन इस बार 30 साल वाले 20 साल वाले भी पेशेंट सीरियस कंडीशन में मिले। जी। और इसका रीज़न साइंटिफिक तरीके से अगर दे सकते हैं हम लोग, तो उसका कारण जो सामने आया है कि वायरस में म्यूटेशन जो हुआ है उसके कारण उसकी मारक क्षमता भी बढ़ी। और कैसा है कि क्या वैक्सीनेशन, क्या वायरोलॉजी की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो वायरस में म्यूटेशन होना ये कोई नई बात है? नहीं नहीं, ये तो कॉमन ही है। इसके पहले भी अगर इन्फ्लुएंजा वायरस देखे, जी। स्वाइन फ्लू ले, ब्लड फ्लू ले, तो इनमें भी म्यूटेशन जब भी होता है तब भी ये नए मारक क्षमता के साथ में कम्युनिटी में स्प्रेड होता है और काफी जानलेवा भी साबित मतलब होता ऐसा है। मान के चला जाए कि वायरसेस म्यूटेशन करते हैं, हाँ, और उनका म्यूटेशन होना ये उनका नेचर है। नेचर है। और यही एक रीजन है कि HIV वायरस के ऊपर जो वैक्सीन न बनने का कारण भी यही था कि वो काफ़ी म्यूटेट होता है, उसके कारण उसके किसी एक रूप के ऊपर वैक्सीन बनाना, अर्थात दूसरे के ऊपर वो वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस कारण ही HIV वायरस के ऊपर भी वैक्सीन अभी तक के विकसित नहीं हो पाई है। जी, जी, तो ये वायरस की खासियत ये होती है कि वो म्यूटेट होते हैं। जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, वो समय बिताते हैं एनवायरमेंट में, शरीर में, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस कारण उसमें म्यूटेशन की संभावना होती है। और ये म्यूटेशन के कारण उनका प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, यानी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अर्थात किस तरह से वो पेशेंट में प्रेजेंट करेंगे सिम्टम्स। जैसे जब फर्स्ट टाइम आए तो पेशेंट में सांस लेने में दिक्कत, बुखार, सर्दी, जुखाम, उसके अलावा लूज मोशन यानी डायरिया, दस्त, ऐसे सिम्टम्स थे। इस बार क्या हुआ, पेशेंट अचानक से सांस लेने में दिक्कत के साथ में डायरेक्ट पेशेंट प्रेजेंट हुआ, उनमें पेशेंट में बुखार, सर्दी, जुखाम वाले लक्षण नहीं थे। यानी इसका मतलब कि जो थोड़े अर्ली सिम्टम्स होते जिसमें पेशेंट को डिटेक्ट कर सकते थे वो मिसिंग थे। मतलब उसके मैनेजमेंट में जो वक्त मिल सकता था थोड़ा वो वक्त नहीं था। ये चीजें देखने आई। और एज ग्रुप भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट इसमें फर्स्ट वेव में जो सीवियरिटी थी वो 50, 60 और 70 साल के जो मरीज थे उनमें थी। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 20s, 30s, 40s वाले भी पेशेंट काफ़ी सीवियरिटी के साथ में, और उनमें मॉर्टेलिटी भी अगर आप देखेंगे, स्टैटिस्टिक देखेंगे तो उनमें मॉर्टेलिटी भी काफ़ी हाई इस बार सेकेंड वेव में दिखी है। तो ये म्यूटेशन के कारण हुआ है। और उसके आप देखेंगे अलग अलग वेरिएंट, अभी डेल्टा वेव देखिए, अभी आप डेल्टा प्लस की बात अगर आप सुन रहे होंगे, जी, अभी तो थर्ड वेव के बारे में, थर्ड वेव पर जो बातचीत हो रही है, वेव पे जो बातचीत है, आपका अनुमान कैसा है? क्योंकि मेरा आपके पास तो एक अच्छा स्टडी है जो आपने डायरेक्ट पेशेंट्स को हैंडल किया है, और दूसरी बात अभी बहुत सारा स्टडी वायरोलॉजिस्ट ने किया है, एपिडेमिशियंस ने किया है, और ICMR का स्टडी है, साइंस जर्नल का स्टडी है। तो आपको क्या लगता है कि थर्ड वेव कितना चैलेंजिंग हो सकता है? थर्ड वेव के बारे में जो हमारी महाराष्ट्र की टास्क फोर्स है, उनके जो टीम के मेंबर है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 6 वीक्स में, आने वाले 6 सप्ताह में, 1.5 से 2 महीने में वो हिट कर सकती है। एम्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने भी लगभग उसी के आसपास का समय दिया है। और ICMR और बाकी के जो है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा समय प्रेडिक्ट किया है। तो एग्जैक्ट टाइम तो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी संभावना, पूरी संभावना है। अगर हम, क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि एक दूसरी खबरें ऐसी भी चलती है जो हम देखते हैं कि कुछ यदि वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर जिन लोगों में कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है, तो सीरो सर्वे से ये पता चलेगा कि शायद बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज आ गए होंगे, तो थर्ड वेव का जो हिट है वो कम भी हो सकता है। बिल्कुल, आप कैसा मानते हैं? आपने सही कहा। जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी जी, इधर थ्रू वैक्सीनेशन
और इन्फेक्शन पोस्ट यानी रिकवरी के बाद में जो एंटीबॉडी बनती है वो, या वैक्सीनेशन के बाद से, उससे इन्फेक्शन की सीवियरिटी भी कम होती है और कभी कभी हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो दोनों फायदे के हैं पेशेंट के लिए। तो उसमें अभी अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो नागपुर की पॉपुलेशन 30-40 लाख के आसपास है और 10 लाख के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज हो चुका है। इनमें एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए कम से कम 6 वीक्स, कभी कभी 2 मंथ्स तक के भी समय लग सकता है आफ्टर सेकेंड डोज। अच्छा, हाँ, सेकेंड डोज के बाद में, मतलब फर्स्ट डोज के बाद में भी एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एंटीबॉडीज देखी गई है वो सेकेंड डोज के बाद में, उसमें भी उन्होंने ड्यूरेशन दिया है 4 वीक्स to 8 वीक्स, ऐसा उन्होंने एक रेंज दी है उसमें। तो वो एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए अभी लगभग 2 से 3 महीने का समय है। साथ ही साथ अगर आप पेशेंट इन्फेक्टेड, अगर आप पेशेंट देखोगे तो एनएमसी का जो डेटा है 5 लाख लोग, लगभग 5 लाख लोग अभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सिम्टोमेटिक है या जिन्होंने टेस्ट किए। ये सिम्टोमेटिक पेशेंट भी होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि वो इन्फेक्ट हुए हैं। तो ऐसे अगर हम 1-2 लाख अगर मान के चले तो 7 लाख, वो टोटल 7 लाख, 5 + 2 7 और 10 लाख, 17 लाख लोग अभी तक के हम लोग ये मान सकते हैं कि इनमें एंटीबॉडीज है। और हमारी पॉपुलेशन है 30 to 40 लाख, और मुझे ऐसा लगता है 4-5 लाख एंटीबॉडीज, और 2 मंथ्स तक के हमने ये जो कोविड में जो हमारे SMS, ये जो 3 वर्ड जो है, S मतलब सैनिटाइजर का यूज करना, यानी सैनिटाइजर तो नहीं कर सकते लेकिन सोप भी कर सकते हैं हम हाथ साफ करने के लिए। M फॉर मास्क के लिए, जब भी हम कभी मिलते हैं, अगर 2 गज की दूरी नहीं है या फिर हम क्राउडेड एरिया में जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, तो हम लोगों ने मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, कोई भी। और तीसरा मतलब सेफ डिस्टेंसिंग। हाँ, सेफ डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और बहुत है जरूरी, तो वो बहुत आवश्यक है। 2 गज की दूरी बहुत आवश्यक है, रखना चाहिए। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताता हूँ। मार्च महीने में जब फर्स्ट कोविड का हमारे नागपुर में जब हिट हुई वो बहुत बुरी तरह से, तब से लेके मैंने ये मार्च तक के मैंने जो मेरा 1 साल, यानी वैक्सीनेशन मैंने मार्च में हुआ, मेरा वैक्सीनेशन सेकेंड डोज कंप्लीट होके जो एंटीबॉडीज डेवलप होती है मेरी मार्च में हुई। तो ये 1 साल के ड्यूरेशन में मैंने मास्क और सेफ डिस्टेंस, उसके साथ में सैनिटाइजर, सोप का इस्तेमाल और जो भी आवश्यक चीज़ें वो मैंने की। और मैं आपको बताता हूँ, मैं पेशेंट के बीच में रहा। नहीं, वो तो है हाँ, कोविड की ट्रीटमेंट करते हुए एज ए न्यूरोलॉजिस्ट तो मैं पेशेंट देख ही रहा था, लेकिन कोविड के पेशेंट को भी ट्रीट किया। उसमें भी हम लोग पीपी इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो पेशेंट के हॉस्पिटल में जाना हो गया या फिर घर आना हुआ, ये सब चीज़ें भी उसमें जो शामिल थी, उस समय भी हमने ये सब जो प्रिकॉशन ली, वो प्रिकॉशन के कारण मैं 1 साल बचा रहा। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइए डॉक्टर साहब कि कोरोना के बाद एक बात ये भी कही जा रही है कि जो लोग कोरोना से बाहर निकले हैं उन्हें पोस्ट कोविड मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। जी। और बहुत सारे लोगों में ये हम शिकायतें भी देख रहे हैं कि किसी को सिर में तकलीफ़ है, किसी को पेट में तकलीफ़ है, किसी को किडनी में तकलीफ़ है, किसी को लीवर में तकलीफ़ हो रही है, किसी के हार्ट में तकलीफ़ हो रही है, कोई ब्लड में क्लॉटिंग से परेशान है। तो ये जो सारी स्थिति में आप कैसा देखते हैं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में आपने क्या प्रभाव देखा न्यूरो साइड से? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मुझे डिटेल में न्यूरोलॉजी का क्या रोल है कोविड में, जिसके ऊपर मैं डिटेल में आप सभी को बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या ट्रीट करते हैं। हमारे शरीर में ब्रेन अर्थात मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुदंड, नर्व्स अर्थात नसें, मसल्स अर्थात मांसपेशियां, इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, उनका जो मेडिसिन से, नॉन सर्जिकल यानी सर्जरी का इस्तेमाल ना करते हुए मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बीमारी, नर्व से रिलेटेड बीमारी, मसल से रिलेटेड बीमारी, तो इनसे संबंधित इन बीमारियों के ऊपर कोविड में क्या असर हुआ है या कोविड से इनका क्या संबंध है, इनके ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस हुए, मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। पोस्ट कोविड, सबसे पहले तो कोविड में कभी कभी पेशेंट सिंपल हेडेक के साथ में प्रेजेंट होता है, सिर दर्द। हमें लगता है सिर दर्द है मतलब माइग्रेन होगा, लेकिन हर सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये समझ लेना बहुत जरूरी है। आप कैसा है, आम लोगों का थोड़ा सा 1-8 दिन का फीवर रहा और उसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद में सिर दर्द हो रहा है, तो कैसा है, 1.5 साल के पहले, 2 साल के पहले ये सब चीजें आम थी,
लेकिन अभी हम लोगों को ये, जब तक कि कोविड का हम पूरी तरह से इससे हम निजात नहीं पाते, तब तक कि हमें बहुत कॉन्शियस रहना जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस बीमारी है, एक इंसान से दूसरे को फैल सकती है। इसलिए हम लोग इसमें केयरलेस एटीट्यूड नहीं रख सकते। इसे हमें कैसा है, हमें भी बचाना है और हमारे साथ साथ दूसरों को भी बचाना है। तो ये तभी संभव होगा जब हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी समय पर, और उसका ट्रीटमेंट लेंगे, हमको खुद को आइसोलेट करेंगे, तभी ये ट्रीट भी होगा और दूसरे जैसे सोसाइटी में स्प्रेड भी नहीं होगा। बिल्कुल। तो हर एक सिम्टम्स के ऊपर अभी इंपॉर्टेंस देना, उससे रिलेटेड डॉक्टर से मिलना, उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने बताया कि कोविड में होता क्या है, कोविड में सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोविड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर मतलब अलग अलग शरीर के जो अलग अलग सिस्टम है उनका इन्वॉल्वमेंट होना। उसमें लंग्स सबसे कॉमन है, उसमें इंटेस्टाइन, पेट की आंत, उसके ऊपर भी असर आया है, ब्रेन में भी हुआ है, हार्ट के ऊपर भी हुआ है। ये मान के चलिए आप लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर, मतलब यस, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कोविड में होता है जी। तो जो ऑर्गन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा उसके साथ में उसका प्रेजेंटेशन होता है। कभी कभी लंग्स में कम होता है, लेकिन ब्रेन की जो नसें रहती है, इसमें क्या क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ गई है, क्लॉट्स बन रहे हैं जी। जो ब्लड है वो गाढ़ा हो रहा है और उसके कारण क्लॉट्स बन रहे हैं। तो क्लॉट्स बनने के कारण जो हमारे ब्रेन की जो नसें रहती है, खून ले जाने वाली जो नसें हैं, उनमें अगर क्लॉटिंग हो जाती है तो उसके कारणवश भी हेडेक हो सकता है पेशेंट को। एक सामान्य बात जो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, लोग जैसे कोविड से बाहर निकलते हैं, डिस्चार्ज होकर घर चले आते हैं और 8 दिन बाद 10 दिन बाद ये खबर आ जाती है कि वो कार्डियक अरेस्ट से चले गए। जी। तो ये जो स्थिति है, क्या इसके पहले कोई सिम्टम्स होते हैं उनके पास? नहीं, एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ, इसमें कैसा है कि डिस्चार्ज क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट करके दिया है। अच्छा। गवर्नमेंट अर्थात जो उनकी हेल्थ टास्क फोर्स है, उन्होंने एक सेट करके दिया है। तो उसमें ऐसा है कि डिस्चार्ज के समय कुछ क्राइटेरिया दिए, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा है, उसमें कुछ टेस्ट भी कराने के लिए कहा है। उसमें लंग्स का कैसा स्थिति है डिस्चार्ज के समय जी, उनके ब्लड में जो क्लॉटिंग के जो फैक्टर जैसे डी डाइमर हो गया, उसकी क्या सिचुएशन है, पेशेंट का ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है, उसका एक्सरसाइज टॉलरेंस क्या है, ये सब चीजें हम डिस्चार्ज के समय चेक करते हैं। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ये तो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कॉमन पेशेंट है जो घर गया डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से, क्या उसको कार्डियक अरेस्ट से पहले क्या किसी तरह का कोई सिम्टम दिखता है कि जिसके कारण वो ये तय कर सके कि उसे तुरंत हॉस्पिटल की ओर जाना चाहिए? देखिए कैसा है, ब्रेन से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड जो भी सीवियर जो कंडीशन होती है उसमें बहुत कम समय मिलता है। अच्छा। हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां रहती है उसमें 2 सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, एक तो सीने में दर्द या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा भी चलने में, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो पहले की कंडीशन में कुछ नया लग रहा है। जैसे अगर हम हमारी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते तो उसमें भी हमें परेशानी हो सकती है जी। लेकिन वैसा ना होते हुए 2-4 कदम चलते हुए भी हमें अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट में थोड़ा टाइटनेस लगना है, हेवीनेस लग रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट कोविड फेज में आप नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो कोई हार्ट से संबंधित तो प्रॉब्लम नहीं है। लंग्स तो आपके डैमेज है ही, लंग्स में भी जैसे कोविड के बाद में फाइब्रोसिस होता है, तो थोड़ा आपका एक्सरसाइज इंटॉलरेंस रहेगा आपको, लेकिन वो अचानक से बढ़ जाना, तो कोई लंग्स में तो क्लॉट नहीं बन गए, कहीं हार्ट्स में तो क्लॉट नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट या चेस्ट फिजिशियन जो रहते पल्मोनोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट करना बहुत जरूरी है जी। सेम ब्रेन से रिलेटेड अचानक से आपके कोई हाथ या पैर में झुंझुनाहट आ रही है, कमजोरी आ रही है, तो कोई लकवे जैसे लक्षण तो नहीं है, आवाज में बदलाव, चेहरे में कमजोरी, अचानक से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा हो जो आज तक के हमने कभी नहीं देखा, इतना तेज सिर दर्द हो रहा हो, तो समझिए ब्रेन में कोई क्लॉट तो नहीं बन रहा है। तो आप अगर किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट मतलब ये सिम्टम्स मिलते हैं। मतलब ऐसे अचानक नहीं, अचानक कुछ देखिए, अचानक एकदम से अगर हार्ट स्टॉप कर रहा है, कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो उसमें डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, रिलेटिव भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, लेकिन केस में ऐसा हो सकता है। जो वो सिस्टम से रिलेटेड क्लासिक सिम्टम्स है, जैसे मैंने भी हार्ट से संबंधित आपको बताया, जी। चेस्ट पेन, एक्सर्शन पे सांस लेने में दिक्कत, या फिर आपको बहुत फटीगेबिलिटी, थकान बहुत आ रही है, ठीक है, रात में सोते समय अचानक से सांस फूलना, तो ये हार्ट से संबंधित सिम्टम्स है। ब्रेन से संबंधित सिम्टम्स, अचानक से बहुत सिर दर्द होना, आंख से दिखने में परेशानी होना, चेहरे में टेढ़ापन या कमजोरी होना, आवाज बदल जाना, हाथ और पैरों में झुंझुनाहट या कमजोरी आ जाना, ये
ब्रेन से संबंधित सिम्टम्स है, ये आपको इसके पहले कभी नहीं हुए हैं और अभी कोविड के बाद अचानक से कुछ ऐसा नया दिख रहा है और बहुत कम है, फिर भी आप कंसल्ट जरूर कीजिए। वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है ये आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे, वो बात की बात जी है। जी। तो उससे रिलेटेड टेस्ट हम करा सकते हैं, जैसे 2D इको हो गया, ECG हो गया, कार्डियक मार्कर्स हो गए, डी डाइमर लेवल हो गया, चेस्ट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है वो करा सकते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से। हाँ। उसके अलावा ब्रेन का CT स्कैन, MRI, ये सब चीजें कराने से हम उसे अर्ली भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उससे प्रिवेंटिव जो मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ही होता है उसको प्रिवेंट करना, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब कि इस समय हमने दूसरी लहर में ये भी देखा कि कोविड में जो लोग डिसीज में चले गए उन्हें म्यूकरमाइकोसिस भी देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कि इस फंगस के कारण न्यूरो के साइड में क्या प्रभाव दिखा है इसका? नहीं, देखिए कैसा है, म्यूकरमाइकोसिस जो है ये फंगल इन्फेक्शन, म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल है, लेकिन उसमें एस्परजिलस के भी हमने कुछ केसेस देखे हैं, अलग अलग तरह के हमने फंगल इन्फेक्शन देखे। तो मोटा मोटा इसमें जो फंगल इन्फेक्शन जो है उसके पीछे के जो रीजन बताए गए हैं कोविड में, तो एक तो सबसे पहले कि इम्यूनिटी डाउन होना, सप्रेस होना, उसके लिए मेडिसिन भी और वायरस के कारण भी इम्यूनिटी के ऊपर असर होना, और उसके लिए जो मेडिसिन यूज होती है जैसे स्टीरॉयड यूज होता है उसके कारण भी थोड़ी इम्यूनिटी सप्रेस होना। उसके साथ में ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटीज है उनमें और भी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है और फेवरेबल एनवायरनमेंट फंगस को ग्रो करने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे मरीजों में जिनमें स्टीरॉयड, सीवियर इन्फेक्शन और डायबिटीज है, ऐसे पेशेंट में फंगस का इन्फेक्शन देखा गया है। और ये जो फंगस का इन्फेक्शन है ये कॉमनली साइनसिस में होता है जो हमारे चेहरे में होते हैं, और ये साइनसिस चेहरे के थ्रू ब्रेन में पहुंचना बहुत आसान है, पास में इंटरकनेक्टेड होने की वजह से जब इनका स्प्रेड होता है ये बोन को भी इरोड करते हैं। अच्छा, जब ये बोन को इरोड करते हैं तो ब्रेन में भी एंटर कर सकते हैं, तो ये आंखों में भी जा सकते हैं, आंख के नस से ब्रेन में भी जा सकते हैं। तो जितना उन्हें स्पेस मिलेगा, ब्लड की जो ब्लड वेसल जो होती है, खून की जो धमनी होती है, उसमें भी वो जाके ब्लॉक कर सकते हैं, तो उससे पैरालिसिस भी हो सकता है पेशेंट को। तो ये जो म्यूकर का जो आपने नाम लिया, म्यूकर में राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकर माइकोसिस है, उसका पूरा नाम है। राइनो मतलब ये जो नेजल और साइनसिस से जो रिलेटेड पार्ट है वो, ऑर्बिटो मतलब आंख, और लास्ट जो है सेरेब्रल मतलब ब्रेन। तो तीनों पार्ट को जैसे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ते गए, अगर आपने उसको टाइमली डिटेक्ट नहीं किया और जो भी उससे संबंधित ट्रीटमेंट नहीं ली तो वो स्प्रेड होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी चीज में अगर फंगस लग जाता है, घर में बुरशी जिसको हम मराठी में जो बोलते हैं, तो बुरशी लगी तो हम चीज को फेंक देते, तो उसको ट्रीट करना बहुत कठिन है। बुरशी अगर आपके शरीर को, यानी फंगस अगर आपके शरीर को लगता है तो आप आपके शरीर को निकाल के फेंक तो नहीं सकते, तो इसलिए उसमें सर्जन का रोल आता है कि किस चीज को, जैसे साइनसिस में, तो साइनसिस में माइक्रो डिसेक्शन होता है, छोटा छोटा उसको डिब्राइड किया जाता है उस चीजों को, और जहां जहां उनको फंगस दिखता है उन चीजों को निकाल के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसको बचा के अभी हमारे दर्शक जो ये सब सारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को अगर सामान्य रूप से इस बात को समझाया जाए कि किस तरह के वो कॉमन लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण कि जो अगर दिखाई दें तो वे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें जो कोविड से निकले हैं। पेशेंट पोस्ट कोविड पीरियड में, यानी कोविड के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, जिन पेशेंट को खास करके डायबिटीज है, लेकिन सिर्फ डायबिटीज वाली नहीं, सभी पेशेंट के लिए मेरी ये सलाह है, ऐसे पेशेंट को इनिशियल 2 to 3 वीक्स में अगर मान लो इनमें से जो भी मैं बताने वाला हूँ कोई भी लक्षण दिखता है तो फिजिशियन से, ENT स्पेशलिस्ट से, जो कान नाक घसे के जो डॉक्टर है उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए। तो सिम्टम उसमें क्या क्या हो सकते हैं, चेहरे के ऊपर कहीं भी स्वेलिंग दिखना, चीक्स के ऊपर, आंखों के ऊपर कहीं भी पेन होना, दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है, नाक पे दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, शरीर के चेहरे के कोई भी पार्ट्स में पेन होना, स्वेलिंग दिखना, आंखों में स्वेलिंग दिखना, आंखों में दिखना कम होना, आंख मोटी हो जाना, चेहरे में नाक जो है हमारा नोज जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जैसा लगना, ब्लॉकेज जैसा लगना या डिस्चार्ज होना, उसमें से खून निकलना, ये उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है, जो हमारे फेस के जो भी पार्ट्स है उससे संबंधित कोई भी स्ट्रक्चर में अगर आपको कुछ बदलाव दिखता है तो आप तुरंत कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो भी उससे रिलेटेड जो डॉक्टर्स है उसके लिए जो भी आवश्यक जो इन्वेस्टिगेशन है वो करा के उसको अर्ली डिटेक्ट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसमें अगर आप लेट करेंगे तो उसकी मॉर्टेलिटी बहुत हाई है, 30 to 40%।
अनट्रीट, हाँ, बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी उसमें, उसको टाइमली डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये वक्त हमारा पूरा होता जा रहा जी है। जी जी हमें इस बातचीत को भी समेटना होगा, लेकिन जी चलते चलते हम आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस समय थर्ड वेव का एक चैलेंज है और उसमें एक नई चीज़ जो जुड़ रही है कि डेल्टा ये म्यूट होकर आ रहा है, उसका डेल्टा म्यूटेशन प्लस। हो रहा है और वो डेल्टा प्लस बन रहा है, ये वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं। जी सारी स्टडी में ये बात आ रही है। आप मेडिकल कॉलेज में, उसके भी सुपर स्पेशलिटी होम में, जी आप वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट है, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में जी आपका सजेशन क्या होगा कि हम इसको कैसे टैकल करें जब हम अभी सब कुछ चीज़ें खुल गई है, जी जी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोगों को प्रोग्राम्स की अनुमति मिल जी गई जी है, जी तो इस स्थिति में कैसा हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो। जी। तो सबसे जरूरी इसमें जो बात है, सबसे पहले डरना नहीं है इस चीज से। जी। अभी हमने फर्स्ट वेव फेस की है, सेकेंड वेव फेस की हमने, हमारे जो पास के जो घर के जो सदस्य कुछ लोगों ने उनको भी खोया है, बहुत लोगों के बुरे अनुभव भी आए। लेकिन कैसा है कि ये सब जो भी हो रहा है उससे हमें कुछ चीज़ें सीखनी है और सीख के हमको उसका सामना करना है। तो जो हमने फर्स्ट वेव में गलती की, जो हमने सेकेंड वेव में गलती की, वो उसे हमें थर्ड वेव में नहीं दोहराना है। तो जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, SMS, सैनिटाइजर या सोप का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल और सेफ डिस्टेंसिंग, ये तो बिल्कुल करना है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें एडिशनल एक एड ऑन जो चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। अभी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है। जिसका भी चांस आता है, जिसका नंबर लगता है, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 डोजेस है। 2 डोजेस के बाद में भी 1 to 2 मंथ्स का टाइम लगेगा आपके में एंटीबॉडी डेवलप होने में। तो ये समय बहुत और इवन वैक्सीनेशन के बाद भी आपको SMS को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए कैसा है कि अभी अपने वैक्सीनेशन के ऊपर भी हमारी बात आई, तो मैं वैक्सीनेशन पे भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि न्यूरो के बीमारियों में वैक्सीनेशन कराए या ना करें। तो मेरा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, आपको वैक्सीनेशन करानी है। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। थोड़ा शुरुआती इसमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में कुछ ऐसे बीमारियों का उसमें मेंशन किए थे कि इसमें नहीं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक में उन्होंने किए थे कि इसमें नहीं करना, एपिलेप्सी का भी आया था। तो फिर हमारी जो न्यूरो की जो सोसाइटी, उन्होंने उनके साथ बात की है और फिर उस गाइडलाइन को मॉडिफाई किया गया। तो देखिए जो मेन न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस है उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, एपिलेप्सी, फिट्स की बीमारी, माइग्रेन यानी सिर दर्द की बीमारी, उसके बाद में डेमेंशिया यानी भूलने की बीमारी, पार्किंसन, कंपनवात जिसको हम कहते हैं, न्यूरोपैथी, नसों की बीमारी, मायोपैथी, मसल्स की बीमारी, उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी एक ब्रेन की बीमारी है, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये मसल्स की बीमारी है, मसल और नर्व के जंक्शन की बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो ये अलग अलग मोटे मोटे तौर पे मैंने न्यूरो की कुछ बीमारियां बताया। तो ये सभी बीमारियों में आप कोविड की वैक्सीन ले सकते हैं। कहाँ कहाँ आपको प्रिकॉशंस लेनी है। तो जो ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज है, ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों में जिनमें खून पतला करने वाली दवा चल रही है, उसमें भी अलग अलग तरह की दवाई हम मेडिसिन हम देते हैं। किसी में हम लोग एंटी प्लेटलेट देते हैं, किसी में हम एंटी कोएगुलेंट देते हैं। तो एंटी प्लेटलेट के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन एंटी कोएगुलेंट में हमें INR की टेस्ट करानी है। तो इसलिए मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी आपके ट्रीटिंग न्यूरो फिजिशियन है उनसे मिलिए आप, और INR की लेवल कितनी है, क्या आप वैक्सीनेशन लेने के लिए सेफ है, बस इतना कंसल्ट कीजिए और वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन वैक्सीनेशन मस्ट है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये तो हुआ माइग्रेन, हेडेक में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, आप करा सकते हैं, दवा शुरू रखिए, वैक्सीनेशन कीजिए। फिट्स की बीमारी, मिर्गी, उसमें भी आप करा सकते हैं, मेडिसिन शुरू रखिए, मेडिसिन बंद नहीं करनी है। उसके अलावा 2 जो बीमारियां है न्यूरो की, एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दूसरी है आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस। ये ऐसी बीमारियां हैं कि इन बीमारियों में कुछ मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती है, रितुक्सीमैब जैसे नाम की दवाई दी जाती है। इन मेडिसिन में वैक्सीनेशन देने का एक टाइमिंग होता है, उसे कुछ समय तक के होल्ड करना होता है, और वो वैक्सीन कराने के बाद में कुछ समय के बाद में 2 वीक्स के बाद में फिर हम लोग उसका सेकेंड डोज लेते हैं। तो ये सब आप अपने जो भी ट्रीटिंग न्यूरो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करके प्रॉपर उसका फ्रेमवर्क बना के वैक्सीनेशन जरूर कराइए। उसमें भी वैक्सीनेशन से आपको भागना नहीं है, कोई नो एक्सक्यूज फॉर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज मस्ट, करना ही है। लेकिन वैक्सीनेशन आपके लिए अवेलेबल है तो आप जरूर करें। हाँ, वैक्सीनेशन अभी धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा पेशेंस भी जरूरी है। पेशेंस जरूरी है, जहाँ पे अगर मान लीजिए थोड़ा कुछ देरी हो रही है तो हमारे पास SMS तो है,
कुछ हो ना हो लेकिन एसएमएस आपके पास में है, सैनिटाइजर, सोप, मास्क एंड सेफ डिस्टेंस, ये आपके पास में है और इसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है, जी। घर में अवेलेबल होता है, डॉक्टर इसको आपको साहब, करना है। इस बातचीत को हमें यहाँ पर रोकना होगा। हाँ, उस चलते चलते एक चीज मैं एक बात हम भी जानना चाह जी रहे हैं जी जी आपसे हाँ कि इस वक्त में हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, इनके लिए आपके पास में क्या वो मैसेज होगा? हाँ, देखिए मैं एक मैसेज आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आप बोलते हैं, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, ये सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, इन्फेक्शियस बीमारी जो फैलती है क्लोज जी। कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट हो गया या फिर जो रेस्पिरेटरी सोर्स होती है उससे जो फैलने वाली जो बीमारी रहती है उसे उसे प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन क्यों? कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन कोरोना अकेली बीमारी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी आती है, जैसे स्वाइन फ्लू, उसके अलावा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को तो हम भूल ही गए हैं। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट इंडिया में है ट्यूबरकुलोसिस के कि बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस अगर ट्यूबरकुलोसिस के कहीं पाए जाते हैं तो उसमें इंडिया में वो मिलते हैं। तो इंडिया ने एन टीबी नाम का एक जो मिशन हाथ में लिया था, तो वर्ल्ड में बाकी सभी कंट्रियों में 2030 का टारगेट लिया था, इंडिया ने 2025 का लिया है, यानी 5 साल अर्ली पहले। तो अभी आप कोविड के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू यानी गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक आपके लिए एक गोल्डन चांस भी है। जैसे हमारे पीएम भी बोलते हैं कि ये जो विपत्ति आई है ना, आपदा में अवसर को ढूंढिए, उन्होंने एक स्लोगन दिया, जो ये आपदा आई है उसमें अवसर ढूंढिए। तो इसमें भी आप अवसर ढूंढ सकते हैं। कैसे? कि इस कोविड के बीमारी में जो आप मास्क इस्तेमाल करते हैं, आपके पास में पूरा डेटा है, कौन से पेशेंट टीबी से इन्फेक्टेड है, कहाँ पे है, कहाँ उसके नंबर ज़्यादा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मास्क का इस्तेमाल सिर्फ कोविड से नहीं बचाएगा, टीबी से भी बचाएगा। और उनके टीबी के जो पेशेंट है उनको अगर गवर्नमेंट ट्रेस करती है, उनके ऊपर भी साइमल्टेनियसली फोकस करती है अगर गवर्नमेंट, तो कोविड के साथ साथ में 2025 तक के इंडिया टीबी से भी मुक्त हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये बहुत ही अच्छी यानी खबर लोगों को मिल सकती है, तो उसके लिए सहयोग बहुत जरूरी है, मतलब कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। इसे हम सिर्फ कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर हाँ, ना कहें, इसे आप इसे हाँ, हम अपने लाइफस्टाइल का एप्रोप्रिएट बना बिल्कुल लें। बिल्कुल बहुत जरूरी है। चलिए, जी जी आपका ये बहुत धन्यवाद कि जी आप हमारे साथ आए, जी, हमसे थैंक यू बातचीत की। जी हम लोग देख रहे थे टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ, और इसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे नागपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो न्यूरोलॉजिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, डॉक्टर अमृत बंसोड़ साहब से। डॉक्टर साहब हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा। टेक केयर, हेल्थ इज वेल्थ।